हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है और 8th क्लास में हमारी सोशल साइंस की क्लास है और इसी में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे, हमारे अतीत थर्ड नाम से बुक है आपकी, और उसी का हम लोग पहला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और हम समझेंगे। जैसे चैप्टर आपको पता है प्रारंभिक कथन है, कैसे, कब और कहां। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए, कैसे, कब और कहां, इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इनको हम बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। क्लियर है? सभी बच्चे ध्यान देंगे सभी। चलिए, अब कौन बच्चा खड़ा होगा जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? मेरा प्यारा बच्चा, कोई भी किसी भी स्कूल से। देखिए, तारीखें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, कह रहे कि जो डेट है, जो तारीख है, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कह रहे कि एक समय था, एक वक्त मतलब आपका समय को कहते हैं। एक समय था जो इतिहास क्या थे, इतिहासकार तारीख के जादू में खोए रहते थे। किस राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। जो आपका डिस्कशन था हमेशा इसी फॉर्म में होता था कि आखिर में कौन राजा कब बना, किसका क्या समय पीरियड है, क्या उसकी समय अवधि है, इन सभी को लेकर हमेशा जो है आपकी जो बहस है वो चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों में पर्याप्त माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उकाबू है भाई, बस तारीखों को रटते चलो, इतिहास के बारे में यही सही धारणा है। अब लोगों कैसे हैं कि जो इतिहास है वो इतना अच्छा नहीं है पढ़ने का, बोरिंग बोरिंग सा लगता है कि बस डेट है, आप डेट को पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। क्या ऐसा ही इतिहास है? नहीं, इतिहास बहुत रोमांचक है। इतिहास अपने अंदर अपने अतीत को, पुरानी गलतियों को, पुराने एक्सपीरियंस को, पुरानी व्यवस्थाओं को, हमारी प्राचीन संस्कृति को अपने अंदर समाहित करे हुए है और हमें यह दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे प्राचीन के गर्भगृह में, हमारे पास्ट के गर्भगृह में क्या था, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके और हम पास्ट की गलतियों से सीख सकें और भविष्य में उसको सुधार कर सकें। कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है, और कह रहे हैं इतिहास में जो आपका बदलाव है वो इसी के बारे में अलग अलग आपका हो रहा है। ठीक, ये हमको ध्यान देना है कि अतीत की चीजें किस तरह की थी, उसमें क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, कह रहे पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जो हम लोग तुलना करते हैं, प्रेजेंट के बारे में, इन सब हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। किसकी? पहले की और बाद की जो बात है, इन्हें हम करने लगते हैं। कह रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजें पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। कह रहे जो हमारे पास पड़ोस की चीजें हैं उन पर हम ऐसे कोई आपके जो सवाल हैं वो आपके नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो तो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ही ऐसा रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते आपने देखकर हैरान हो सकते हैं कि चाय कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो चाय और कॉफी पीने का जो चलन है वो कब शुरू हुआ है, रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। किसका हुआ? रेलवे का। रेलगाड़ी के सामने आने पहले लोग दूरों की यात्रा किस तरह से करते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते समय जब आप ये जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोग चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी।
अब आप सोच के देखिए, ये ऐसे सारे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। सोचिए इनके विषय में कि जब अखबार नहीं था, लोग जानकारी कहां से लेते थे, लोगों ने चाय पीना कब प्रारंभ किया, इसके विषय में। चलिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कह रहे हैं जो भी ऐसे सवाल हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये सब हमारे समय को सोचने के लिए आपके प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में नहीं मापा जा सकता। कह रहे जो आपका साल है, जो आपका समय है बच्चों, उसको हम साल में, महीनों के पैमाने के अंदर हम उसको नहीं माप सकते। आप अगर ये मेजरमेंट करना लग जाओ कि हम इनको प्रेरित करेंगे, हम इसको साल को महीने के रूप में माप लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए हमें तारीख तय करने के वाकई गलत होता है। अगर हम ऐसी किसी चीज के लिए तारीख को तय कर दें कि इस दिन ये चीज शुरू हुई, तो कह रहे हो वाकई गलत होगा, जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक सुबह चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सारे भारत के लोगों ने सुबह उठे और पूर्व के भारत के लोगों ने एक साथ चाय पीना शुरू कर दिया। ठीक, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि इस तरह के लिए हम कोई भी आपका जो स्पष्ट आपका तिथि है वो नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समय, समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। अब कह रहे ये हम नहीं बता सकते कि कैसे हमारे देश में बदलाव आए, ये संभव नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था और समाज किस तरह से बदले, किस दिन शुरू हुआ, ये हम चीजें आपको नहीं बता सकते। और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग फिर तारीख को इतिहास से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह एक समय था कि युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों का ही इतिहास माना जाता है। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन सा साल उसने लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटना निश्चित समय में बताई जा सकती है। कह रही है कुछ ऐसी आपकी घटना है जिनके लिए हम कोई साल, कोई समय, इन सबको हम लोग आपका निश्चित कर सकते हैं। ठीक, ये आपको देखना है। चलिए, जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास में किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बातों पर ध्यान रखते हैं कि लोग किस तरह से रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार, संस्कृति और समाज किस तरह बदलते हैं। इन सारों की चीजों की जानकारी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, देख लीजिए। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कौन सी तारीखें, कौन सी तारीखों के विषय में हम लोग बात करते हैं। आइए, तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का फैसला क्या होता है कि आप कौन सी डेट को इंपॉर्टेंट मानेंगे, इसके विषय में जो फैसला है वो क्या होता है। आ जाइए, ध्यान दीजिए सही बच्चे। जो हम तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारे अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अगर हम मुद्दों को चेंज कर देंगे, तो तारीखें हैं वो आपकी बदल जाती हैं। एक एग्जाम्पल पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में हर एक गवर्नर के शासनकाल का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। अब आप देखेंगे
जितने भी भारत में गवर्नर जनरल आए हैं सबका उन्होंने उल्लेख किया है। क्लियर है? सबको हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहे इतिहास के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग। ये आप लिख भी लीजिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हुआ और अंतिम वायसराय कौन हुए? ये भी पता होना चाहिए, माउंटबेटन थे। ठीक। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग, वेलेजली, वेलिंगटन और लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हॉकिंग, इरविन के बारे में पढ़ा है। इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी भी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। और कह रहे इतिहास में क्या है आपका? कभी ना खत्म होने वाला जो आपका सिलसिला है वो आपका छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उन गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही होता है। यह ऐसा माना जाता है कि मानो लोगों के जीवन में कोई और ऐसी कोई चीज नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण था। इन लोगों के जीवन में क्रम ब्रिटिश इतिहासकार अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषय बन जाते हैं। आप देखिए भारत का इतिहास है, अलग अलग अध्यायों में अलग अलग इतिहास बन जाते हैं। तो लोगों के जीवन के बाहर उनके चक्रीय ये सारी व्यवस्थाओं को उसमें लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौके में हम भारत के समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियां किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, हम क्या करते हैं तो उसको आपका टुकड़ों में या फिर जो अध्याय हैं हम उनमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे चाहे आपका कोई लघु इतिहास लिखा हो, तो कोई आपका बड़े महाकांड काव्य, रामायण, महाभारत, गीता, जो भी लिखे हैं, जो भी पुराण है, हमने उन्हें खंडों में पढ़ा है ताकि पढ़ने में बड़ी आसानी हमको रहे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाने का है कि उसे आसानी से समझा जा सके। तो बेसिक क्या है कि हम कहानी को आसानी से समझ सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं को जोड़ देते हैं जो कहानी की पेश करने में मदद होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द भारतीयों की गतिविधियों का कोई मायना नहीं रखती, उनके लिए वही कोई जगह नहीं है, फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमने अपने इतिहास का एक अलग खास बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए नई स्थिति महत्वपूर्ण हो जाएगी। कैसी हो जाएंगी? नई परिस्थितियां और नई स्थितियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधि कैसे तय करते हैं इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जितना पढ़ा है एक बार थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए। और ये उस समय के ये गवर्नर जनरल हैं भारत के वारेन हेस्टिंग, इनकी इमेज देखिए। वारेन हेस्टिंग आपके सामने देखा बच्चों? कोई डाउट किसी का? कोई क्वेरी? अब हम बात करते हैं कि हम अवधि कैसे तय करते हैं। कोई भी टाइम पीरियड है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि 1870 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक कौन थे? इकोनॉमिक्स भी थे, राजनीति भी थे और दार्शनिक आपके फिलोसफर थे। नाम था जेम्स मिल। बड़े तकड़े फिलोसफर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में डिवाइड किया। कैसे कैसे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरह के 3 कालखंडों में डिवाइड किया। इन तीनों कालखंडों में बांटा है। कालखंडों में इस तरह निर्धारण
ज्यादा लोगों ने मान भी लिया है। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने का क्या इसमें कोई आपको समस्या नहीं दिखाई देती? क्या मुझे बताइए, क्या भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर इस तरह से बांट देना सही था कि एक समय पीरियड हिंदू का, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश, क्या इस तरह से उचित था? आप बताइए। तो नहीं, इसमें कुछ अंतर है, भेद ना है, उनको हम देखें। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? कि ऐसा क्या है कि हम उनको अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्र को जोड़ने को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हम विचारों को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्वपूर्ण होता है। कह रहे हम कैसे उनको इंपॉर्टेंट समझते हैं कि कैसे एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच उनको चेंज किया जाता है। ठीक, इसको देखते हैं। मिल को लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज और सभ्यता के बारे में यूरोप पीछे है, यूरोप से पीछे है। क्या कह रहे हैं कि जितना भी आपके लोग हैं, किसी को भी देख लीजिए, वो यूरोप के मामले में सब आपके सभ्यताओं से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि वे भारत ने अंग्रेजों को आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चल रहा था और यह चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अब उन्होंने इस तरह से अपना तर्क दिया कि जब तक यहाँ ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारे बंधन थे और विश्वास थे, उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें आपकी हो रही। अब देखिए, मिल की राय में मिल कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाता था। इस काम के लिए जरूरी था कि वे ब्रिटिश यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यह सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत में सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद किए बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। कि क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों की मदद के बिना जो है हिंदुस्तान आपका प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता के प्रतीक था। अंग्रेजी शासन के पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बताइए, कह रहे हैं क्या इस तरह की धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है कि हम इसको स्वीकार करें या ना करें। चलिए एक बार गौर करके जितना पढ़ाया है उसको देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, पूछ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।